नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। यूजीसी के नियमों पर, नए नियमों पर सरकार ने जो जारी किए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। मार्च में फैसला आना है, अभी रिव्यू के लिए बोला गया है सरकार को, और नए नियमों को और उन तमाम बातों पर मार्च में आगे डिस्कशन होना है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बावजूद इसके इस पर राजनीति है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ में स्वर्ण समाज की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, नए नियमों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है और मार्च के महीने में अब ज्यादा समय भी नहीं रह गया है, तो फिर आखिर क्यों सड़कों पर इस तरीके से प्रदर्शन से हाल बेहाल स्वर्ण समाज का हो रहा है? क्या इसके पीछे किसी तरह की कोई राजनीतिक रणनीति है या वोट बैंक साधने की एक कोशिश? क्या ये सब एक राजनीतिक चाल है? इन्हीं तमाम सवालों की आज करेंगे हम बात सीधी बात में। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रदर्शन लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिला, और इसके साथ ही आपको दिखाते हैं कि प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या मांगे हैं। यूजीसी बिल एक काला कानून है जो सामान्य वर्ग का डिस्क्रिमिनेशन करेगा भविष्य में। ठीक है, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को ये वो देने के लिए कि मैं सरकार से अपील भी कर रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं कि इस तरीके का भेदभाव शिक्षा के क्षेत्र में आप मत फैलाइए। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके का भेदभाव लेके आएंगे, जब स्कूलों में ड्रेस एक तरीके की होती है तो कैसा भेदभाव? यह कानून जो है, जो सामान्य बिरादरी के बच्चे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको तोड़ने का कानून, को हीन भावना से ग्रसित करने का कानून है। आने वाले समय में अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो समर समाज के बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं कुंठित होंगे और कहीं ना कहीं इनका भविष्य जो है पूर्णतः अंधकार में हो जाएगा। इसलिए इसको बिना शर्त सरकार को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो जिस समर समाज ने इनको सत्ता में पहुंचाने का काम किया, वही समर समाज इनको सत्ता में शून्य का आंकड़ा दिखाने का भी काम करेगा। हमारी मांग ये है कि मोदी जी ने जो काला कानून लाए हैं उसको वापस ले। इसके अलावा हम कोई रास्ता उनके लिए नहीं छोड़ेंगे। ये आप समझ जाइए पत्रकार भाई हमारे, कि हम उनको किसी भी कीमत पे दूसरा कोई विकल्प नहीं देंगे। अगर वो काला कानून वापस नहीं लेते हैं, इसी तरह से हर महीने सवर्ण समाज अभी देश भर से जगेगा और जग गया है। हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया, भूमिहार, जैन समाज के लोग सब लोग एक मंच पे आ गए हैं। और हम लोग अगर ये नहीं मानते हैं तो उनकी हम मट्टी पलीत कर देंगे। इस सरकार को जितने से शुरुआत किए थे सरकार बीजेपी की, वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे में वो सुरक्षित सवाल अब आपके सामने रख देते हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। एक एक कर वो सवाल आपके समक्ष रख रहे हैं। स्वर्ण संगठनों का प्रदर्शन और कार्रवाई, क्या कानून व्यवस्था का कदम या फिर असंतोष दबाने की एक कोशिश, जो कि आज लखनऊ में देखने को मिला है। दूसरा प्रमुख सवाल, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, तो सड़कों पर राजनीतिक बयानबाजी और लामबंदी आखिर किसके लिए? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्यों सब्र नहीं हो रहा है। तीसरा सवाल, आंदोलन सामाजिक असंतोष की स्वाभाविक अभिव्यक्ति या फिर संगठित राजनीतिक रणनीति, क्या इसके पीछे भी कोई चाल है? चौथा अहम सवाल, क्या यूजीसी नियमों की बहस अब शिक्षा सुधार से हटकर वोट बैंक की राजनीति में तब्दील हो चुकी है? ये भी जानना समझना होगा। और पांचवा अहम सवाल जिस पर होने वाली है आज जो सीधी बात, वो है प्रदर्शन करने वालों की हिरासत। क्या अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल नहीं कि क्या उन्हें प्रदर्शन करने की भी इजाजत नहीं, अपनी बात रखने की भी इजाजत नहीं, कि हिरासत में तमाम जो कार्यकर्ता थे स्वर्ण समाज के वो ले लिए गए? तो इन तमाम बातों के इर्द गिर्द आज सीधी बात हम करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संदीप सिंह जी हैं, संयोजक हैं स्वर्ण मोर्चा के, अभी हालांकि हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जल्दी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। गौतम राणे सागर जी हमारे साथ हैं, अम्बेडकरवादी। तो सीधी बात में सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक कर उनका परिचय हमने आपसे कराया। संदीप सिंह को कुछ ही देर बाद आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, कुछ ही देर में वे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अमरदीप त्रिपाठी के साथ शुरुआत करते हैं। अमरदीप जी, ये बताइए कि हिरासत में जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ता जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें ले लिए गए, स्वर्ण समाज के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार नहीं? देखिए मोनिका जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में सबको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब लोग
उपद्रव करते हैं तो प्रशासन अपना कार्य करता है, हिरासत में लेने का कार्य करता है। लेकिन जहां पर आज यूजीसी की बात हो रही है, पहले इसको समझने की जरूरत है। सरकार की मंशा जो थी किसी बीमारू व्यक्ति को दवा देने की, ना कि एक स्वस्थ व्यक्ति को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था करने की। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग हैं, इसको जो है हवा देने का कार्य कर रहे हैं, इसकी दिशा और को बदलने का जो निरंतर प्रयास कर रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सरकार हमारी है 10% सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का कार्य किया था। क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय भाषा में, भारतीय भाषा में जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने का व्यवस्था की थी। तो जो लोग आज विपक्ष में बैठे हुए बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सामान्य वर्ग के खिलाफ है, उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए, जो यूजीसी में नए नियमों की बात है, जो सामान्य वर्ग में कुछ लोग कह रहे हैं और विपक्ष उनको हवा देने का कार्य कर रहा है कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाए। हाँ। मैं बताना चाहता हूँ विस्तार से। देखिए, इसमें जो है मोनिका जी कई सारे प्रावधान हैं। जो विश्वविद्यालय के अंदर जो है एक लोकपाल जो है होना अनिवार्य है। अगर किसी जो है सामान्य वर्ग के व्यक्ति के या छात्र के साथ में कोई दुर्भावना से अगर निर्णय लिया जाता है, पहला नंबर तो जो है जो सिद्धांतों के जो है नैतिक जो है जस्टिस सिद्धांतों के खिलाफ आप 100 केस नोटिस जारी कर सकते हैं। 100 केस नोटिस जारी होने के बाद में सामान्य वर्ग के छात्र को पूर्णतः अधिकार है, वो चैलेंज करे, गवाह लेकर आए। लेकिन उसके बाद भी अगर दुर्भावना से भी अगर निर्णय जो है खिलाफ उसके जाता है तो लोकपाल में जा सकता है। उसके बाद में अगर वहां पर भी नहीं मिलता है, यूजीसी के पास डायरेक्ट जा सकता है, यूजीसी निर्णय ले सकता है, उसके जो है विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उस पर आर्थिक दंड लगा सकता है। उसके बाद में भी और एक ऑप्शन है, देखिए हाई कोर्ट आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 लेकिन अमरदीप जी, जो इतनी सारी बातें आप गिना रहे हैं, अमरदीप जी इतनी सारी बातें जो आप गिना रहे हैं, बातें पहले क्यों नहीं गिनाई गई? ये स्थिति, ये नौबत आ ही क्यों पड़ी कि मामला देखिए कोर्ट में लंबित है, मामला कोर्ट पे लंबित है, बावजूद इसके सड़कों पर स्वर्ण समाज जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है और सड़कों पर हाल बेहाल देख रहे हैं हम, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, अगर वक्त रहते अगर संवाद कर लिया जाता तो शायद ये नौबत ना आती। आपको नहीं लगता डैमेज कंट्रोल में थोड़ी ज्यादा देरी हो गई? देखिए मोनिका जी, जिस दिन से जो है नए कानून आए उसी दिन से हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता निरंतर जनता के बीच में संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी सामान्य वर्ग के छात्र हैं, अगर उनके साथ दुर्भावना से कोई भी कार्य होता है तो वो अपना पक्ष कहाँ रख सकते हैं, अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, उनको न्याय कैसे मिलता है। लेकिन विपक्ष में बैठे हुए लोग सामान्य वर्ग के जो है खेमे में, अच्छा, तो आपका कहना है कि विपक्ष की ये साजिश है कि यहाँ पर सामान्य वर्ग जो है वो आक्रोशित हो रहा है। चले रविंद्र जी से ही पूछ लेते हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी, वो तो ये कह रहे हैं कि हम भाई सामाजिक संतुलन वाली सरकार है और हम लगातार संपर्क साध रहे हैं, तमाम युवाओं से बात कर रहे हैं, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की ये साजिश है, विपक्ष का ये रोल है कि वो यहाँ पर साजिश रच रहा है, जिसकी वजह से आज जो ये स्वर्ण समाज के तमाम कार्यकर्ता थे, ये युवा थे, सड़कों पर थे। और ये आज की तस्वीर नहीं है, बीते कई दिनों से रुक रुक कर इसी तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष आखिर इसमें क्यों अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? मोनिका जी, विपक्ष तो लगभग मौन है। हाँ जी, जो कुछ भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा ये अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं, तो बांटो और राज करो इनके नस में है। इनकी जो देश विरोधी नीतियां हैं वो भारत की जनता समझ चुकी है। सारी प्रकार, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण को रद्द करना, इजराइल के नक्शे कदम पे नाचना और छात्रों का उत्पीड़न करना, लगभग शिक्षा का प्राइवेटीकरण कर देना, इन चीज़ों को समझ गई है, खास करके युवा वर्ग। और अगर भी आपने देखा होगा तो पिछले 3-4 सालों में श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, इसी युवा वर्ग ने किया। इससे डरी हुई थी भी भारतीय जनता पार्टी। उसने क्या किया, कहा अभी नहीं कि लड़ा दो आपस में, रूल तो पहले से है, यूजीसी 12 में तो रूल तो पहले से है ही है, अब इनको लड़ा दो।
आप ये भी बताइए, 12 साल से आप हैं, आपने क्या रोहित वेमुला को इंसाफ मिल पाया? या जो भी, चाहे सामान्य वर्ग का छात्र हो या ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उसके साथ उत्पीड़न होता रहा, उसका आरक्षण का हक मार लिया आपने कुछ किया? अगर आरक्षण के लिए, प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण के लिए अगर छात्रों का बड़ा वर्ग उतरा, तब कोई सवर्ण छात्र उसके खिलाफ नहीं आया था, आपने क्यों नहीं लेने दिया? तो ये छात्र आपस में लड़ते रहें, ये इनकी नीति है। जबकि चाहे आरक्षण का हो, चाहे किसी के साथ मारपीट का हो, छात्र मारपीट के आपस बाद में की लड़ते प्रक्रिया का रहे, हो, शिक्षा का केंद्र राजनीतिक रणभूमि बन जाए, इसमें किसको फायदा? बीजेपी को यही तो करना चाहती है मैडम, यही तो सारी बातें मैंने कही है, यही करना चाहती है। खाली हमारे शिक्षा के केंद्र बचे हुए थे कि वहां पर बंटवारा डिवीजन नहीं कर पा रही थी, वहां भी तो कर दिया इन्होंने, वहां पर डिवीजन कर दिया। जबकि हमारे दोनों वर्ग के साथ छात्र शांत थे, चाहे सवर्ण वर्ग के छात्र हो, चाहे पिछड़े वर्ग के और पीडीए के छात्र मान लीजिए, वो भी छात्र थे। जबकि आरक्षण का होता कहाँ है? नौकरियों में होता है, यूजीसी और शिक्षा के पर क्षेत्र में होता समाजवादी है। पार्टी का एक क्लियर कट स्टैंड क्या है? क्लियर कट एक स्टैंड यही है कि संविधान में सारी व्यवस्थाएं हैं, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है किसी के साथ उत्पीड़न या ना इंसाफी हो। हाँ। कानून ऐसा बनना चाहिए, यही क्लियर कट तो स्टैंड है। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, बट जो पुराने नियम थे आप उन्हीं को सही ठहराते हैं, या जो नए नियम हैं आप उनको सही ठहरा रहे हैं? आप किस तरफ है, किस दिशा में है? अभी इसलिए नए नियम पे कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस भेज दिया, तो मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए तो उन क्या नियमों का। आपको जरूर लगता है कि नए नियम होने समाजवादी चाहिए या नहीं होने चाहिए? चलिए, आप अभी अगर आप मीडिया ट्रायल नहीं चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए कह रहे हैं कि अभी हम उस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, पार्टियां भी उस पर कुछ भी नहीं बोलेगी, ठीक है, हम भी सम्मान करते हैं उस बात का, लेकिन क्या आपको जरूरत महसूस होती है कि नए नियम होने चाहिए थे, या फिर जो पहले था सब कुछ वैसे का वैसे यथास्थिति बिल्कुल ठीक थी? समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, चाहे छात्रों के लिए हो चाहे नौकरियों में हो, उसको प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के द्वारा या सरकारी नौकरियों में के बदले में संविदा और आउटसोर्सिंग इनको बंद किया जाना चाहिए, और जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है संविधान में उसको यथावत लागू किया जाना चाहिए। 67,000 छात्र लगातार पिछले 5 सालों से आंदोलनरत हैं आरक्षण को अपने पक्ष में लेने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके रोके बैठी हुई है, और वो लड़के जो 4 साल 5, ठीक है, आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन भी इसी का एक पहलू है। हाँ ठीक है, असली बात लेकिन वो क्लियर मैडम, वो जो रूल है ना यूजीसी पहलू है ना सर, पहलू है वो क्लियर कट वाला, वो जो होना चाहिए कि नहीं भाई हम लेफ्ट हैं कि हम राइट हैं, वो क्लियर बात नहीं आई है। चलिए संदीप जी के पास भी चलते हैं, संयोजक है स्वर्ण मोर्चा के। स्वागत है सर आपका। संदीप जी, मामला कोर्ट में लंबित है, विचाराधीन है, तो फिर क्यों जरूरत है सड़कों पर इस तरीके से उतरने की? सड़कों पर उतरकर क्या हो जाएगा? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? आप इससे क्या कर रहे हैं? सिर्फ राजनेताओं को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका ही तो दे रहे हैं ना। पहले तो सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार है, और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च की तिथि लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में SC/ST के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है गाइडलाइन जारी की थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अध्यादेश लाके लागू करा दिया था। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं 29 तारीख को ये हुआ है, और 30 तारीख को मेरा एक प्रदर्शन था लखनऊ में, लेकिन जब 29 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दे दिया, तो हम लोगों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए विधायक और सांसद जब यूजीसी लागू करने के लिए विरोध कर सकते हैं, यूजीसी लागू करने के लिए सड़क पे उतर सकते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी लखनऊ में एक विधायक जो पहले समाजवादी पार्टी की सहयोगी थी, अब तो खैर अलग हो गई हैं, वो उतरी कि यूजीसी लागू होना चाहिए, और एक सांसद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुन के आते हैं, और वो जो है दिल्ली में
उनके गुंडे किस तरीके से रुचि तिवारी के ऊपर हमला करते हैं। तो जब विधायिका में बैठे लोग, संसद में बैठे लोग यूजीसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना वो लगातार कर रहे हैं, तो सारी नैतिकता का ठेका क्या सामान्य वर्ग ने ले रखा है? हमने तो ले नहीं रखा है भाई। जो सर जिनको उनका तो संविधान काम पे भरोसा है, मैं कह रही हूँ अगर एक तरफ अगर कीचड़ है तो आपको नहीं लगता कि उस कीचड़ में अपने पैर सनाने से बेहतर होगा कि आप अपना रास्ता दूसरा बना लें और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखें? वो तो राजनेता है, राजनीति कर रहे हैं, उन्हें रोज कोई ना कोई टॉपिक चाहिए राजनीति करने के लिए। सामान्य वर्ग, स्वर्ण वर्ग आखिर क्यों इस राजनीति में कूदना चाह रहा है? उच्चतम न्यायालय पर क्यों भरोसा नहीं रख रहा है? कुछ ही दिनों की बात है। मोनिका जी इसलिए कूदना चाह रहा कि 2018 का धोखा खा चुके हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं माना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और 2018 में उन्होंने जो है क्या कहते हैं SC/ST जैसा कानून लाया जिसमें आज भी 85% 90% ये कोर्ट कहता है कि लोग फर्जी तरीके से, गलत तरीके से फंसाए जाते हैं। हम लोग एक बार धोखा खा चुके हैं तो इंतजार नहीं कर पाएंगे। और फिर मैंने आपसे कहा नैतिकता का ठेका केवल हमारे पास नहीं है, सामान्य वर्ग के पास नहीं है। नैतिकता का ठेका हम ऊपर से ही सीखेंगे, जो ऊपर से आएगा उसी तरीके का अनुसरण होगा। आपको ये कानून लाने की जरूरत क्या थी? आपसे इस कानून को मांगा किसने था? 2012 का कानून चल रहा था, उसको चलने देते। फिर ये बार बार ये इस तरीके का आरोप कि पायल तावड़ी रोहित वेमुला के केस में, रोहित वेमुला पहली बात SC साबित नहीं हुए, सर्टिफिकेट उनका गलत पाया गया, उसकी क्लोजर रिपोर्ट क्या है? भरोसा तो आप लोगों को संविधान पे नहीं है, भरोसा तो आप लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था पे नहीं है। हम लोगों को तो भरोसा है, तभी तो हम चुप रहे। हमने कभी कुछ मांगा? कभी नहीं मांगा। इस देश के लोकतंत्र में हमने कुछ नहीं मांगा। आपने आरक्षण दिया, कोई बात नहीं। BP सिंह ने 93 में बैकवर्ड का लागू कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन क्या हमको रहने नहीं देना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हम इस देश से चले जाएं? दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित कम थे, उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ और शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। भाई एक बार सरकार हमको यह स्पष्ट कर दे कि जब आप 25 वर्ष तक सामान्य वर्ग शरणार्थी शिविर में रह लेगा तब इस देश में समानता आ पाएगी। अगर वो स्पष्ट कर दे तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं कि चलो भाई रह लो, शायद समानता आ जाए। कैसा समानता? ड्रेस एक है, किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, वेटर का नाम आप पूछते नहीं है। हाई स्कूल इंटर तक स्कूलों की ड्रेस एक तरीके की होती है। हमने शुरू किया? हमने नहीं शुरू किया है। इस सरकारों ने अपनी राजनीति के लिए जो शुरू किया है उसका विभत्स रूप इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। इसका कहीं अंत होगा नहीं होगा, इस पर भी आगे जाकर हम चर्चा जरूर करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। गौतम राणे सागर जी भी हमारे साथ हैं। गौतम राणे सागर जी, सीधा सवाल आपसे करूंगी, आपको नहीं लगता कि एक नए सामाजिक असंतुलन को ये सारी चीजें जन्म दे रही हैं? जी, इन लाइनों से शुरू करेंगे। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंशी, हमें यकीन है हमारा गुनाह निकलेगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या जो नियम बनाए गए थे और जो लागू किया गया था वो सही मंशा से किया गया था या किसी बड़े भ्रष्टाचार को दबाने के लिए डाइवर्ट किया गया, ये मुद्दा था। अब दूसरा आए कि अगर उस पे देखा जाए तो कैसे ये मान लिया गया कि किसी उनके साथ जो है अन्याय हो जाएगा। अब जो कमेटी बनती, इक्विटी जो कमेटी बनती, उसका चेयरमैन कौन होता? अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उसका चेयरमैन होता। यूनिवर्सिटी के वाइस, और आप जानते हैं कि कोई जो उसके मेंबर्स होते हैं उस मेंबर्स में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमन, महिला, इसके अलावा उस डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो 3 सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स होते, जो अब एचओडी होते उस डिपार्टमेंट के, वो भी मेंबर होते। वो लड़के, जिन लड़कों की शिकायत, जिस क्लास की शिकायत आई थी कि इसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उस क्लास के 2 लड़के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो भी मेंबर होते। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति में
आज आप ये जानते हैं कि कोई भी कमेटी की रिकमेंडेशन जब तक चेयरमैन न चाहे तब तक उस पे कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। हाँ, ये जरूर है कि जो मेंबर्स हैं वो मेंबर डिसेंट नोट लिख सकते हैं, चेयरमैन से डिसेंट हो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक चेयरमैन उस पे अप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेशन पे काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में कैसे आपने मान लिया कि आपके साथ वो होने जा रहा था? क्योंकि सरकार की मंशा ये लागू कराने की नहीं थी। अगर ये मंशा होती तो सुप्रीम कोर्ट स्टे दे ही नहीं सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब खड़े हुए तो उनको आर्गुमेंट सरकार का पक्ष रखने की बजाय, आपको मालूम है क्या कहा उन्होंने क्या कहा? ये जल्दी में आ गया, हम लोग देख नहीं पाए। जल्दी में आ गया, हम लोग देख नहीं पाए। इसका मतलब इतना बड़ा गेम इस गवर्नमेंट ने खेला कि कोई बड़ा भ्रष्टाचार जैसा उनको करने का तरीका होता है, माइंड को डाइवर्ट करते हैं। उस समय जो डील होनी थी ट्रंप से, आपको मालूम है कि किसानों के लिए कितना अहितकर डील हुई थी। ये अलग बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है स्टे दे दिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मसला गया तो सुप्रीम कोर्ट में जो मसला गया उसमें ये लगता है कि जो जजेस बैठे थे उन्होंने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई ही नहीं किया, या जुडिशियल माइंड है नहीं, ब्रेन ड्रेन लोग हैं। अदरवाइज आप कॉन्स्टिट्यूशन की छोड़िए, आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा है ही नहीं जो आपको कुछ सोचने पे दंडित कर सके। उस काम को अपराध करने पे दंडित करने का प्रोविजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले कैसे मान लिया कि भाई अपराध हो जाएगा? वो एक नजीर तो पेश होनी चाहिए थी ना कि हाँ ये हुआ। अब प्रश्न ये होता कि मेंबर्स जो महिलाएं होंगी, उसमें कोई जरूरी नहीं कि वो महिलाएं मेंबर शेड्यूल कास्ट की होंगी, ओबीसी की होंगी, एसटी की होंगी, वो श्रमण समाज की भी हो सकती है। आप बार बार स्वर्ण स्वर्ण कह रहे हैं, उसको जरा चेंज करिए। स्वर्ण अगर ये सोने के हैं तो बाकी क्या मिट्टी के थोड़ी बने हैं, सवर्ण ही यूज करिए वर्ड। वो प्रोनाउंसिएशन आपका बड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसको सही करिए। संदीप सिंह ने बस सही लिखा हुआ है। तो उसका प्रश्न ये उठता है। और दूसरा, आप इस बात को देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का जो सॉलिसिटर जनरल है, जो हर बात के लिए लड़ जाता है और सुप्रीम कोर्ट से इतनी हिदायत लेकर के चला आता है कि गवर्नमेंट को मौका मिले, लेकिन वहां बोलता है नहीं ये जल्दी में चला है। कैबिनेट सेक्रेटरी है, तमाम सेक्रेटरीज हैं, क्या उन्होंने देखा नहीं ऐसे बिल पास हो गया? ये मजाक है, पूरा मजाक है। आप एक बात बताइए, आप सीधा सवाल नहीं करेंगे, आप सीधा सवाल नहीं करेंगे। जो प्रोसेस है प्रोसेस के थ्रू ही आएंगे, और हम भी कभी आपसे सीधा सवाल नहीं करेंगे। बस हम आपको बधाई दे सकते हैं कि जो आपका आंदोलन है, जितना बेहतर आंदोलन आप चलाएंगे, हम आपके साथ हैं। जो जरूरत आपको पड़े, आपका आंदोलन विरोध करने का सरकार का और समर समाज के हिफाजत का, हम उसमें आपके साथ हैं। अच्छा रहेगा, वो देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। ठीक है। कम से कम बीजेपी जो हिंदू के नाम पे लोगों को इकट्ठा करती है, आपका आंदोलन ये बता तो देगा कि आप हिंदू हैं ही नहीं, या तो वो हिंदू नहीं है। इसलिए हम आपके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पता लगना चाहिए, बहुत स्पष्ट तरीके से लगना चाहिए। तो मोनिका जी, आप ये कह रहे थे कि एक उदाहरण आपके सामने आपको रखना चाहते हैं। सबसे पहले 1952 में जब यूपीएससी का एग्जाम हुआ, उस समय पहली बार आईएएस बने थे, स्वतंत्र भारत के पहली बार आईएएस बने। और 3 लोगों का नाम देते हैं। 3 लोगों का नाम, कृष्णन, गुप्ता और अच्युतानंद। अच्युतानंद के रिटर्न में सबसे ज्यादा मार्क्स थे, 619 नंबर। कृष्णन के नंबर थे 609 और मिस्टर गुप्ता के नंबर थे 465। जब वही इंटरव्यू होता है तो गुप्ता को 300 में इंटरव्यू में 265 नंबर दिए जाते हैं, और कृष्णन को 260। अच्युतानंद जिसने रिटर्न में टॉप किया था उसको नंबर दिए जाते हैं 110। अब आप समझिए कि कितना बड़ा घोटाला होता, कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है।
ये जो सबसे बड़ी साजिश है, वो साजिश संदीप जी के साथ हम इसलिए है कि ये गवर्नमेंट जो पूरा का पूरा एजुकेशनल तो सिस्टम सागर है, जी, अगर उसको आप ये सब सरकार पे उसको कह रहे हैं, अगर आप ये सब सरकार पे कह रहे हैं कि सरकार का ये सब किया धरा है, और आप संदीप जी के साथ भी हैं, सवर्ण समाज के साथ भी आप हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं, तो फिर उनकी आपत्ति पर आपको क्यों आपत्ति हुई? तो उनकी क्या आपत्ति है वो जरूर मैं जानना चाहूंगी, और उसका जवाब आपसे भी लेना चाहूंगी, तभी पता चलेगा असल मायनों में कि वाकई में आप उनके साथ हैं या नहीं है, और असल मायनों में आप मानते हैं कि सरकार का ही ये सब किया धरा है वोट बैंक के लिए या फिर नहीं। इस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ में स्वर्ण समाज की तरफ से जिस तरीके से हल्ला बोला गया और सड़कों पर कार्यकर्ता नजर आए, उन्होंने हाथों में तख्तियां ली, प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था के नाम पर स्थिति को संभालने के लिए उन्हें हिरासत में लेना पड़ा और कार्रवाई की गई। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि राजनीति भी इस पर तेज है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अमरदीप त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से रविंद्र सिंह हमारे साथ हैं, आज संदीप सिंह जी संयोजक हैं सवर्ण मोर्चा के, गौतम राणे सागर जी हैं अम्बेडकरवादी हमारे साथ हैं, इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी, सारा कुछ तो सरकार पर दारोमदार डाल दिया जा रहा है, आप जनरल कैटेगरी की बात कर लीजिए या आप किसी और कैटेगरी की बात कर लीजिए, हर कैटेगरी के लोग सब आप पर ही दारोमदार डाल रहे हैं कि ये सरकार का किया धरा है, सरकार की राजनीति है। अब जब इतना ही आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो ये नए नियमों की जरूरत आई क्यों पड़ी थी? क्यों बेवजह लकड़ी मोल ली कि इतने आरोपों का सामना करना पड़ रहा है? अब तो जब ये हुआ है तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे कि वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर हो रही है। देखिए मोनिका जी, अभी जो अम्बेडकरवादी गौतम जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा नियम तो ठीक है लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी। और संदीप जी बैठे हैं जो है जनरल कास्ट की तरफ से, जो है सवर्ण के तरफ से, वो कह रहे हैं कि इस देश में रहें या बाहर चले जाएं। और तीसरे हमारा जो विपक्ष बैठे हैं संदीप सिंह जी कह रहे हैं पीछे से तो सवर्णों को उकसाएंगे, आग में घी डालेंगे, लेकिन बाहर कुछ नहीं बोलेंगे, चुप्पी साध के बैठेंगे, क्योंकि नियमों के खिलाफ अगर बोला तो जो है ओबीसी समाज और एससी समाज नाराज हो जाएगा, अगर साथ दिया तो दोनों पक्ष में ये जो है, देखिए ये विपक्ष द्वारा चरित्र पड़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है जो नियम सरकार ने लाए थे, सरकार की मंशा क्या थी। अगर गौतम जी कह रहे हैं कि नियम सही थे तो संदीप जी कह रहे हैं कि गलत कैसे हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दे सकती है तो निश्चित रूप से ये जो नियम आए थे वो जो है किसी मरीज को मरहम देने के बराबर ही था। ये कानून मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो इंटरनल कमेटी है, इंटरनल इंक्वायरी कमेटी, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऑडियो प्लीज ओपन कीजिए और नाम प्लीज विंडो में करेक्ट करें। ये सब बात सुनने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत स्पष्ट तरीके से सुनिए। आपसे 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण भी हमने नहीं मांगा था, समझ लीजिए, हम लोगों ने नहीं मांगा था। और आपने जितनी नियम और शर्तें उसमें लगाई हैं, जी जी बोलिए, जितनी नियम शर्तें उसमें लगाई हैं कि 5 एकड़ जमीन किसी आदमी की जैसलमेर में होगी, तो आपका नीति आयोग कहता है कि 5 एकड़ जमीन में 2.5 लाख रुपए की इनकम होगी, और आपने 5 एकड़ जमीन पे 8 लाख रुपए की इनकम लगा दी है। ये सब बिल्कुल मत बताइए। अपना 10% आरक्षण आपके माध्यम से कह रहा हूँ अपनी सरकार से कहिए वापस ले ले, कह दीजिए वापस ले ले, मैंने नहीं मांगा था। हमारे ऊपर इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, ये नियम गलत था तो गलत है। आप इसको मानिए, कोई सफाई मत पेश करिए, क्योंकि आपकी पार्टी का कोई नेता स्टैंड लेके, सुनिए, अगर नियमों में कोई भी वो थी, मैं लगातार 17 तारीख से कह रहा हूँ, तो धर्मेंद्र प्रधान को स्पष्ट बयान देना चाहिए था। उन्होंने बयान दिया किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अरे भैया जो चीज लिख के दिए उसको मुंह जवानी कैसे मानेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला नहीं, आपके भावनाओं का पूरा सम्मान रखते हुए 1 मिनट समय दीजिए। ठीक है संदीप जी, आपने आपत्ति दर्ज कराई, अमरदीप जी की बात भी सुन लीजिए। जी संदीप जी, देखिए आपके भावनाओं का पूरा सम्मान है, सरकार समाज के भावनाओं का सम्मान करती है, उनके सुरक्षा का ख्याल रखती है, उनके उत्थान का पूरा ख्याल रख रही है। लेकिन जहां पर ये नए यूजीसी के नियमों का बार बार हवाला दिया जा रहा है कि किसी भी समाज के छात्र को अपराधी साबित कर दिया जाएगा पहले,
जन्मजात साबित कर दिया जाएगा। देखिए, जो इंटरनल इंक्वायरी कमेटी होगी, कभी भी किसी जो है आरोप पर सीधा सजा नहीं, प्रावधान है उसमें सजा नहीं सुना सकती है। उसके ऊपर वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, पूरी इंक्वायरी होगी, यही समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता आके ये स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा था? किसी ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? इतना बड़ा बवाल पूरे देश में चल रहा था। देखिए, ये सब कोई बात नहीं है। संदीप जी, आप लोगों को अमरदीप जी देखिए, बात ठीक भी है जो संदीप जी कह रहे हैं। अमरदीप जी सुनिए अमरदीप जी, बात ठीक भी है जो संदीप जी कह रहे हैं। और यही सवाल शुरुआत में भी मैंने आपसे किया था कि आपने संवाद के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ी? आपने संवाद के लिए जगह नहीं छोड़ी, उसी की वजह से लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, उसी की वजह से अलग अलग शिक्षण संस्थानों से जो तस्वीरें सामने हैं वो है। मोनिका जी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में अरे उससे पहले भी तो दे देते ना सर, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दिन थोड़ी चला गया। नहीं अमरदीप त्रिपाठी जी, ना सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन गया ना दूसरा दिन गया, काफी दिनों के बाद गया। आप लोगों ने संवाद के लिए रास्ता छोड़ा ही नहीं। पहले दिन नहीं चला गया कि आपने आज नए रेगुलेशंस आप लेकर आए, 13 जनवरी को आप लेकर आए थे, तो 14 तारीख को नहीं गया था ये सुप्रीम कोर्ट में मामला, काफी दिनों के बाद गया। मेरी बात सुनिए मोनिका जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। तो आज मेरा प्रदर्शन था और मैंने प्रशासन को सूचना दे दी थी। 3200 नोटिसें हमारे लोगों को पूरे प्रदेश में भेजी गई हैं, 3200 नोटिसें, और 500 लोग पूरे प्रदेश में नजरबंद हुए थे। सरकार हमको इस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं देना चाहती है, समझ रही हैं आप? 3200 नोटिस है, मेरे पास 3 नोटिस है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, बात तो आपको उठा, मेरा किसी समाज से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं पढ़ाई किया हूँ, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। दलित भी मेरे दोस्त हैं, बैकवर्ड भी मेरे दोस्त हैं, ब्राह्मण भी मेरे दोस्त हैं। हम लोगों ने कभी ये भेदभाव नहीं किया है। ये भेदभाव करने पे आप मजबूर कर रहे हैं। आपको पूरा अधिकार है। लिखवा दीजिए। ओके, उनको बात रखने दीजिए। संदीप जी रुकिए, उनको बात भी रखने दीजिए जी। देखिए संदीप जी, सवर्ण समाज को पूरा अधिकार है सरकार के नियमों का विरोध करना, आंदोलन करना शांतिपूर्ण तरीके से। जब भी कोई उपद्रव करता है, प्रशासन अपना कार्य करता है। आपकी भावनाओं का पूरा कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं। मामला देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन पहले दिन से सरकार और सरकार के सभी प्रवक्ता क्या सरकार समीक्षा कर रही है इन दिनों? अमरदीप त्रिपाठी जी, सरकार की तरफ से समीक्षा की जा रही है या फिर तारीख का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है? आ रही हूँ संदीप जी, रुकिए। देखिए मोनिका जी, अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसको मान्य होगा निश्चित रूप से। लेकिन अभी भी नहीं हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्क करने को कहा था, आप वो होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं मोनिका जी, देखिए जो समीक्षा करना, होमवर्क करना, निश्चित रूप से हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, जो नियम हम लोगों ने लागू किया था उस नियम में लोगों ने जो है अफवाह फैलाने का कार्य किया। एक बार पुनः उसको जानने की जरूरत थी। जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है आग उगलने का कार्य किया जा रहा है। त्रिपाठी जी, आप कह देते हैं कि बीजेपी के खिलाफ आग उगलने का काम, और बाकी सब इस मुद्दे पर चाहे आप किसी की भी बात कर लीजिए, मैं कह रही हूँ विपक्षी पार्टी छोड़ दीजिए। विपक्षी पार्टी तो चलिए जाहिर सी बात है कि आपके लिए कहेगी, सवर्ण समाज भी आपके लिए कह रहा है, पिछड़ा वर्ग भी आपके लिए कह रहा है, हर कोई आप ही के लिए कह रहा है ना भाई। मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई जो ये कह रहे हैं कि सरकार, वो विपक्ष अफवाह फैला रहा है, तो उनका कहने का मतलब जो सामान्य वर्ग सड़कों पे उतरा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं है। वो अफवाह के चक्कर में फंस के सड़क पे उतर गया है। 3 सब्जेक्ट में मैं हूँ त्रिपाठी जी, आपको बता दूं, और LLB भी पास कर चुका हूँ। तो ये तो ना बताइए कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं, किसी के अफवाह में फंसेंगे। आज तक हम लोग किसी अफवाह में नहीं फंसे, अचानक UGC के मुद्दे पे हम अफवाह में फंसे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों का कोई स्पष्ट वर्जन ही आज तक नहीं आया है। अमरदीप त्रिपाठी जी, संवाद की जहां तक लगता है कमी थी, ये स्वीकार करना होगा सरकार को, और स्वीकार करने में शायद कोई गुरेज नहीं है। गलती स्वीकार करना या कोई बात जहां कमी रह गई हो उसे स्वीकार करना, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बहुत बड़ी बात है या शर्मिंदगी की बात है। अगर आप संवाद को जगह देते तो शायद आज ये नौबत ना आती। तुरंत फरमान जारी ना कर अगर पहले भी एडवाइस ले ली जाती, चर्चा की जाती, कोई कमेटी गठित की जाती, तो शायद तब भी बातों में सुधार आ सकता था। मैं लौटूंगी
हाँ जी मोनिका जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, महामानव जी, ब्रह्मपुत्र पे पुल का उद्घाटन करने चले जाते हैं। सुन लीजिए, ब्रह्मपुत्र पे पुल का उद्घाटन करने चले जाते हैं, 25 वर्षों से बन रहा था। हम कैसे मान लें कि उनको जानकारी नहीं है? इतने विरोध किया इतने बातों की, मैं कैसे मान लूं? मैं बार बार ये कहता रहा, मैं 17 तारीख से आंदोलित हूँ। 17 तारीख को सबसे पहले मैंने उत्तर प्रदेश में लिखा यूजीसी एक्ट के बारे में, पूरा ज्ञान, पूरा पढ़ाई करने जो के बाद। क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं अमरदीप त्रिपाठी जी, बात वही आ जाती है कि सरकार उसको इग्नोर नहीं कर सकती है। संदीप जी, हम लौटेंगे आपके साथ, भी बने रहिएगा। रविंद्र सिंह जी, मुझे अभी तक स्टैंड समाजवादी पार्टी का क्लियर नहीं समझ में आ पाया, और शायद ये मेरी गलती है समझ की, क्योंकि न सिर्फ अभी आज आपके मुख से, बल्कि इससे पहले भी जब यूजीसी के नियम लागू हुए, बवाल हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, तो वो जो उन दिनों की स्थिति थी, तब भी मुझे सपा का क्लियर स्टैंड नहीं समझ में आ रहा था। तो क्या आप एक तरह की नई इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं कि हर एक वर्ग को खुश रखा जाए, अगले साल चुनाव है, ताकि किसी को भी हम नाराज ना करें और जो हमें वोट देना चाहे ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर लिए जाए? क्योंकि क्लैरिटी शब्दों में नहीं नजर आ रही। मोनिका जी, इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो सकती है कि हम साफ कह रहे हैं कि छात्रों को केंद्रित करके आपस में लड़ाने की राजनीति है, और नियम, सारे नियम बने हुए हैं। इस प्रकार के नियम में अगर आप किसी प्रकार की नाइंसाफी करेंगे, आपके साथ नहीं खड़े होंगे, और आप जहां जहां नाइंसाफी की है कहीं भी आपके साथ नहीं खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई जब आती है संविधान के बाद की, आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अब आती है बात, जो बीजेपी चाह रही वही हम लोग अभी यहाँ कर रहे हैं। वो ये चाह रही है कि छात्र का वर्ग बचा हुआ था, वो शांत, सबसे ज्यादा शांत था, मैं सहमत हूँ। जो संदीप सिंह जी की बातों से भी और गौतम राणे जी की बात से, कितना भी ये लोग उद्वेलित करते थे, हिंदू मुसलमान, हिंदू हिंदू और पता नहीं क्या क्या, हिंदू जैन करके उद्वेलित करते थे, कि छात्र कभी उद्वेलित नहीं हुआ इस प्रकार से। अगर आप जयप्रकाश बाबू वाला आंदोलन छोड़ दीजिए, कभी छात्र ऐसा उद्वेलित नहीं हुआ। और ऐसा जयप्रकाश बाबू वाले आंदोलन में छात्र तब भी जातिगत स्तर पे या धर्मगत स्तर पे आंदोलित नहीं था, लेकिन अब की वो भी कर दिया इन लोगों ने। क्या करेंगे? क्या ये रोल बैक करेंगे, जैसे किसान आंदोलन था। अब लड़ाई लगा दिया ना, सब में दो वर्गों में लड़ाई लगा दिया। अब कुछ दिन बाद आएंगे महामानव प्रकट करेंगे कि मुझसे गलती हो गई साहब, मैं तो समझ ही नहीं पाए। तो उनका जो मकसद था पूरा हो रहा है। आप हमसे बार बार पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। तो इंसाफ, जो छात्र उसमें शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, हाँ। उनके लिए पहले से प्राविधान है संविधान में, आप उनको क्यों नहीं लागू करते? खाली इसी पे लड़ाई शुरू हो जाए, खाली छात्र इसी पे आंदोलन शुरू कर दें, तो बहुत बहुत संकट में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। लेकिन सरकार शांत थे। आपने अड्डा किसने बनाया शिक्षा को? जो वाइस चांसलर कौन होगा जो संघ चाहेगा? असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होगा जो संघ चाहेगा? प्रमोशन होके प्रोफेसर कौन होगा जो संघ चाहेगा? क्या हम अपनी उस बेटी का और लक्ष्मण यादव का भूल जाएंगे? इतने साल से असिस्टेंट प्रोफेसर होके प्रोफेसर बन गए थे, आप लोगों ने 2 मिनट में निकाल दिया संघ वालों ने। हम वो दर्द भूल जाएंगे? क्या वो अन्याय नहीं था? तो आपको लगता है कि मुद्दा शिक्षा सुधार से हटकर राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा बन चुका है यूजीसी के नाम पर? भारत को अस्थिर करने का यह नीति है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। वो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं और भारत को अस्थिर कर दिया। सबसे ज्यादा, मैं फिर कह रहा हूं, जयप्रकाश बाबू के बाद सबसे शांत जो वर्ग था, समूह था, वह छात्र था। हमारे बगल में आंदोलित हुए छात्र, लेकिन हमारा पूरा का पूरा भारत का छात्र वर्ग एकदम आंदोलित नहीं था, एकदम छात्र था। एक से एक मुद्दे आए, लेकिन एकदम शांत बैठा हुआ था। तो खाली ये षड्यंत्र है कि भारत के छात्रों को आंदोलित कर दिया जाए, और अगर भारत के छात्र आंदोलित हो जाएंगे तो वही होगा जो हमारे पड़ोस के 3 देशों में हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी समझ ले, और उसको ये अब उसके रोल बैक से भी काम नहीं चलेगा किसान कानून की तरह। अब वो जो महामानव आके अब माफी भी मांगेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा काम कर चुके हैं और बहुत जगह उनकी फाइलें खुल चुकी हैं, चाहे एप्स्टीन से लेके और इजराइल से लेके यहाँ तक के सारे फाइलें खुल चुकी हैं।
तो जैसे जो हमारे नियम हैं, हमारे नियमों के साथ क्या क्या है इन्होंने 11 वर्ष तक सारे नियमों के साथ छेड़छाड़ किया है। आईपीसी को बता के बीएनएस कर दिया, उसमें बीएनएस में नया क्या किया है? सीआरपीसी को बता के इन्होंने बीएनएसएस कर दिया, उसमें क्या है? अरे शब्द भी नहीं बदल पाए हैं, अंक बदल दिए हैं, शब्द भी नहीं बदल पाए हैं। तो इस छेड़छाड़ के लिए भारत तैयार नहीं था, चुपचाप बैठा हुआ है। आज जज भी हमारे कानून आपके अनुसार जानबूझ के किया गया ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो हम देख रहे हैं, जानबूझ कर किया गया एक राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन दूसरी तरफ संदीप जी, 2 सवाल मेरे आपसे और बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा क्योंकि गौतम राणे जी से मुझे आपके सवाल का भी जवाब लेना है और मेरे स्वयं के भी सवाल उनसे हैं। संदीप जी, पहला ये कि सड़कों पर आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जब सब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें, हम भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, पर आपको नहीं लगता कि इससे न्यायिक प्रक्रिया पर आप दबाव बना रहे हैं? दूसरा, आपको आपत्ति थी गौतम राणे जी की जिस बात पर, वो आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं ताकि गौतम राणे जी उसका जवाब दे सके। बिना बहसबाजी के आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए ताकि वो जवाब भी दे सके, उनसे जवाब लिया जाए। कहाँ पे क्या कमी लगती है समझ में आना चाहिए। सुनिए, गौतम राणे जी ने बाद में जो बात कही तो मेरी आपत्ति खत्म हो गई। उनकी आंदोलन में आपके साथ कही, पहले मुझे आपत्ति थी। लेकिन सुनिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय का हम स्टैंड जानना चाहते हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। क्योंकि वो कितना भी कह ले वो स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है, वो क्लियर स्टैंड नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरे मोबाइल पे ये जो है, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए ये ये यूजीसी कानून लागू करने के लिए कोई मिस्टर DRS यादव है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि अचानक से समाजवादी पार्टी जो समाजवाद की धारणा को लेके चलती थी, वो जय भीम को क्यों जोड़ने लगी अपने? ये समाजवादी पार्टी या जो हमारे यहाँ का ओबीसी समाज है, जब SC/ST कानून में ये हम लोगों के संग रखे गए थे तो इन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? तब इनको भी आंदोलन करना चाहिए था कि गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, तब इन्होंने नहीं किया। अचानक उनको जोड़ा जाता है तो उनको ये लगता है कि बहुत बड़ी ताकत हमारे पास हो गई। अब हम समाजवादी पार्टी और जय भीम और बहुजन मिला के देखिए, बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है सामान्य वर्ग को, या एक तरीके से क्षत्रियों को, मान लीजिए राणा सांगा का मुद्दा इस प्रदेश में आपने देखा, ठीक है। उस मुद्दे को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलित वर्सेज क्षत्रिय बनाने की कोशिश की, तो वो तो कहिए हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। उसी समय सर्जिकल स्ट्राइक हो गई पाकिस्तान पर, तो हम लोगों ने अपने आंदोलन वापस ले लिए। राणा सांगा गद्दार थे, यह स्पष्ट करते। समाजवादी पार्टी से भी मेरा सवाल है, जैसे भाजपा से वैसे इनसे भी। यूजीसी पर सबसे पहला बयान अगर किसी का आया तो बहन मायावती का आया। आज की डेट में उग्र प्रदर्शन देखते हुए चाहे जिसका बयान आए, अखिलेश जी चाहे जितना हमारे फेवर में बयान दें, उनके पदाधिकारी लगातार यूजीसी बिल के समर्थन में अपनी पोस्टर सोशल मीडिया पर डालें। ठीक है, तो वो पहले तो वो स्टैंड क्लियर वाकई में एक आपत्ति है। ठीक है, मुझे किसी से इतना रायता सुनना ही नहीं है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप यूजीसी के पक्ष में है कि यूजीसी के विरोध में है? लेकिन वो क्लियर स्टैंड नहीं आ रहा है। चलिए मैं लौटूंगी और समय की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, गौतम राणे सागर जी को भी मैं पैनल में इंक्लूड कर लूं। सागर साहब, सामाजिक संतुलन आखिर बनेगा कैसे? क्या आपको नहीं लगता कि हर कोई अपनी अपनी वोट बैंक की रणनीति के लिए, वोट बैंक बटोरने के लिए अब काम कर रहा है अपने अपने तरीके से? अगर हम एक इक्वल सामाजिक संतुलन की बात करते हैं तो वो कैसे बनेगा? क्योंकि सामाजिक सुधार इन सब चीजों से पीछे छूट रहा है। जहां तक संतुलन की बात है, तो संतुलन के लिए तराजू के पलड़ों को आपको समझना होगा। जब तक तराजू के पलड़े दोनों एक बराबर नहीं आ जाए, तब तक उसको संतुलन नहीं कह सकते। संदीप सिंह जी की इस बात से हम सहमत हैं कि जिस 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नाम दिया गया, लेकिन एक्चुअली में वो सुदामा आरक्षण है, सुदामा रिजर्वेशन है। और सुदामा रिजर्वेशन में ये जबरदस्ती राम और कृष्ण को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब राम और कृष्ण को तलाशने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है ये दिक्कतें आएंगी। और सुदामा कोटा तो सुदामा के लिए है। आप कल्पना करिए, जब ये रिजर्वेशन लागू हुआ था तब यही तुषार मेहता पूरी तरह से सरकार को जस्टिफाई कर पाए, जबकि ये
ये रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नाम दिया गया था, जबकि एक्चुअल में सुदामा रिजर्वेशन है, उसमें पूरी तरह से संतुष्ट कर देते हैं कोर्ट को कि भाई ये, जबकि जातिवादी, पूरी तरह से जातिवादी था। आपको मालूम है कि इस रिजर्वेशन में सवर्ण जातियों के, फॉरवर्ड जातियों, सवर्ण मैं यूज नहीं करूंगा, फॉरवर्ड जातियों के अलावा किसी को लिया ही नहीं गया था, नंबर 1। नंबर 2, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 18 तक तकरीबन ओबीसी के 750 लड़के ऐसे चयनित हो गए थे जो यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, रिटर्न प्रीलिम क्वालिफाई किए, रिटर्न क्वालिफाई किए, इंटरव्यू क्वालिफाई किए, डीओपीटी के लिस्ट पे उनके नाम तक आ गए थे, लेकिन उनको इसलिए वहां से डीओपीटी की लिस्ट से गायब कर दिया गया। ये कहा गया कि ये इकोनॉमिकली क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब इनके माँ बाप की इनकम 6 लाख रुपए है, इसलिए क्रीमी लेयर में आते हैं। लेकिन वही जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का प्रकरण आया तो ये कहा गया कि जिनकी इनकम 8 लाख रुपए है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन माने जाएंगे। और ये कोर्ट को भी बात समझ में आ गई, तुषार मेहता समझाने में भी सफल हो पाए। अब इसको भी अगर आप संतुलन कहेंगे तो मुझे लगता है कि ये संतुलन तो नहीं है। दूसरी बात जो मेन फोकस की बात है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिस तरह से प्राइमरी विद्यालय को बंद करने के लिए कोशिश कर रही है और करीब करीब कामयाब भी हो जाएगी, उसका एग्रीमेंट हो गया है प्रथम संस्था से, जो अजय पीरामल की संस्था है। वो जितने भी देश में चल रहे हैं प्राइमरी विद्यालय है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, उन जमीनों को अजय पीरामल की प्रथम संस्था को दिया जाना है। उसी तरह से जो डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, इसको पूरी तरह से निजी हाथों में देने की साजिश है, और ये तब तक सफल नहीं हो पाएगी। यही एक बड़ी वजह है कि बैलेंस को लेकर सवाल है, और ये कब होगा, ठीक कैसे होगा, अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कानून व्यवस्था के नाम पर आज तमाम कार्यकर्ता सवर्ण समाज के प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन जब अंत की बात करते हैं तो इसका अंत कहां नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर आगे मार्च के महीने में क्या रुख देखने को मिलता है। दूसरा, क्या इस मुद्दे का एक राजनीतिक असर, राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिलेगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।